स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार आपको डीएलएड की कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग हिंदी पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि चतुर्थ सेमेस्टर का पहला जो पाठ है, जो पहले पाठ का नाम है, वो है अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। अनिवार्य संस्कृत मतलब संस्कृत की कुछ चीज़ें होती है जिससे अनिवार्यता होती है। और हिंदी के अंतर्गत संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी के माध्यम से संस्कृत, हिंदी का व्याकरण ले लीजिए तो हिंदी की व्याकरण शुरुआत कहाँ से होती है? संस्कृत से निकलकर ही हिंदी का व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। तो जो जो चीज़ आप संस्कृत में पढ़े हैं वही चीज़ हिंदी में। संस्कृत में थोड़ा कठिन भाषा शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में उसी का सरल रूप ही हिंदी है। तो हम आज चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में, जो हमारा टॉपिक है आज। अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण। संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, एक एक शब्द स्पष्ट होने चाहिए। तो वही हमारा शुद्ध उच्चारण। वाचन, वाचन मतलब बोलना, वाचना जिसे आप लोग कहते हैं। वाचन एवं लेखन, ये है हमारा आज का टॉपिक। शुरू यही से होता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? आपको मालूम है हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और संस्कृत जो है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और किस लिए जानी जाती है? अपनी सांस्कृतिक और समाज के लिए जानी जाती है। तो भारत में संस्कृत का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इससे संस्कृत की सभ्यता का विकास होता है, संस्कार मिलता है। ठीक, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। चलिए चर्चा करते हैं। संस्कृत का इतिहास बहुत ही विस्तृत और समृद्ध है। संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत ही विस्तृत और समृद्ध है। ये वेदों से लेकर, यानी इसीलिए इसे कहा गया है देववाणी। क्यों देववाणी कहा गया है? क्योंकि जब अन्य भाषाएं का जन्म हो रहा था तो संस्कृत का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है देववाणी, ब्रह्मा की वाणी, यानी ये देवताओं के द्वारा निकला हुआ वाणी है। तो इसकी संस्कृत और सभ्यता के बारे में चर्चा हुई है पिछले कक्षाओं में। ठीक, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जैसे बोला जाता है हूबहू वैसे ही लिखा जाता है। ठीक, जैसे क लिखा जाएगा, अगर हम क लिखेंगे तो क ऐसे ही लिखेंगे, न कि इंग्लिश की तरफ अगर कैट लिख रहे हैं, जैसे क का क्या होगा कि हो, कैट लिख रहे हैं CAT, यानी इसको लिखते कुछ और है, फिर उसको परिवर्तित कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो संस्कृत का जो चीज़ है वो एकदम शुद्ध होता है। तो अनिवार्य संस्कृत में सबसे बड़ी विशेषता होती है संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना। तो संस्कृत भाषा की संरचना कैसे होती है, किन किन वाक्यों के द्वारा? तो संस्कृत भाषा की संरचना में निम्नलिखित चीज होती है जिनकी अनिवार्यता होती है। पहला है संयोगात्मकता। ठीक, क्या है? संयोगात्मक।
गत्ता मत लीजिए, संयोगात्मक ले लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा है। संयोगात्मक। संयोगात्मक तात्पर्य क्या होता है? संयोगात्मक का तात्पर्य होता है कि जोड़, संयोग, योग, ठीक, कि इनमें दो शब्द मिलकर आपस में जुड़ते हैं और प्रत्यय के द्वारा अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए संयोगात्मकता में, जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति, तो संयोग क्या है? एक राम का हुआ है, दूसरा गच्छत का हुआ। दोनों का अगर संयोग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा राम गच्छति। अब इस समय क्या, किन किन चीजों का संयोग है? एक तो कर्ता का संयोग है, दूसरा क्रिया का संयोग है। ठीक, किन किन चीजों का संयोग है? एक तो कर्ता का संयोग है, दूसरा क्रिया का संयोग है, और दोनों के साथ जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वही होता है संयोगकता। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? संयोगकता। संयोगकता में क्या चीज था? ठीक, ये था राम प्लस अक्षर। अब देखिए दूसरा क्या है? ये संयोगकता किन किन कर्ता और क्रिया का संयोग से बनता है, ये सब सारी चीज। दूसरा ले लीजिए संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, संज्ञा जानते हैं, संज्ञा का अर्थ नाम से लिया जाता है। किसी भी वस्तु का नाम होता है और वो नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा। तो हम उसको नाम न कहकर एक अलग भाषा दे दिए है संज्ञा। अब संज्ञा के कौन कौन से रूप होते हैं? ठीक, संज्ञा के कौन कौन से रूप से होते हैं? संज्ञा शब्द देखिए, इसके रूप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। संज्ञा शब्द, ठीक, पहला संज्ञा के स्थान को जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी सर्वनाम शब्द। उसके बाद क्रिया, जो हम कार्य करते हैं उससे क्रिया कहते हैं। उसके बाद चौथा होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वही होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक, ये होता है क्रिया। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वही क्रिया विशेषण होता है। चार, पांचवा हो गया आपका विशेषण। विशेषण शब्द यानी जो किसी चीज की विशेषता बतलाए। अभी चर्चा होगी एक एक चीज पर। विशेषण शब्द योगी शब्द। छठा शब्द योगी, ठीक। देखिए अब उभयानुयोगी, उभयान्वयी शब्द। आठवां उद्गार शब्द। ये क्या चीज होते हैं, इन पर चर्चा कर लिया जाए। ठीक, उद्गार शब्द या उद्गार बोधक शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं सबको मालूम है। संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द अर्थबोधक होता है। क्या होता है? अर्थबोधक। संज्ञा से मतलब जैसे किसी भी वस्तु का नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भैया ये संज्ञा है, ठीक। और संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द तीन लिंग में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। चलिए ये देख लीजिए, हम एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे उस पर। तो हो गया ना, संज्ञा शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं। संज्ञा शब्द हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वही सर्वनाम हो गया। क्रिया हो गया, जो भी कार्य करते हो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण, जो भी क्रिया की विशेषता होती है। विशेषण शब्द, शब्द योगी शब्द, उभयान्वयी शब्द, उद्गार बोधक शब्द।
उद्गार शब्द या उद्गार बोधक शब्द। अब हम एक एक चीज की चर्चा करते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कभी कभी संज्ञा के जो पाया जाता है 3 चीजों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संज्ञा भाई यही 3 चीज है इस पूरे संसार में। 3 ही चीज मिलेंगी, या तो आपको पुल्लिंग मिलेगा, या तो स्त्रीलिंग मिलेगा, या तो नपुंसकलिंग। पुल्लिंग मतलब जिससे पुरुष जात का बोध हो पुल्लिंग, स्त्री मतलब जिससे स्त्री जात का बोध है स्त्रीलिंग, जिसमें दोनों न पाए जाए वही क्या होता है? नपुंसकलिंग। तो सबको मालूम है पुल्लिंग में अंतर क्या आता है। मान लीजिए ये शब्द है, एक है आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आता है? राम, हरि, मोहन, सोहन इत्यादि जो भी चीजें होती है सब पुल्लिंग के अंतर्गत ही आती है। ठीक। स्त्रीलिंग के अंदर क्या आएंगी? सीता, गीता, राधा, ठीक, रानी इत्यादि जो चीजें हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत क्या आते हैं? नपुंसक लिंग। ठीक, जैसे फल, वृक्ष इत्यादि और सारी चीज आते हैं। ये सब क्या चीज है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपका वन हो गया, मधु हो गया, ये सब ही नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। नपुंसक लिंग एक तरह से सोचिए जो निर्जीव चीजें होती हैं प्रायः वही नपुंसक लिंग के अंदर। ये तो सजीव चीज है जो जीवित हो, और ये नपुंसक लिंग वही होता है जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो निर्जीव चीज होते हैं वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संज्ञा शब्द हो गया सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन कौन से ये बताइए। पहला संज्ञा था। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वही सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे इदम क्या हो गया? सर्वनाम। देखिए सर्वनाम जैसे इदम, अहम, अस्मद, एतद, ठीक, इत्यादि जो शब्द हैं ये सब क्या आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत। यानी जैसे वह जाता है, मान लीजिए सह, वह जाता है, तुम जाते हो, ठीक, राम जाता है, राम जाता है के स्थान पर कह दिए वह जाता है। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम ही कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण शब्द। विशेषण क्या होते हैं? सबको मालूम है, जो किसी चीज की विशेषता बतलाए, जो किसी चीज की विशेषता बतलाए वही क्या होता है? विशेषण। जैसे आपको हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया भी था, जैसे रमणीय, बहुत सुंदर है, राम सुंदर है। राम की विशेषता क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, राम सुंदर है, यह बगीचा सुंदर है। ठीक, तो जहां रमणीयता मतलब सुंदरता, मधुरता, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां कहा जाता है भैया ये विशेषण शब्द है। सुरभि, पटु और क्या, जैसे 4, 5, 6, 7 ये भी विशेषता है, ये संख्यावाची विशेषण है। तो विशेषण मतलब
जिसमें किसी चीज़ की विशेषता बतलाया जाए। जैसे यह फल बहुत मीठा है, तो फल का विशेषता क्या है? फल की विशेषता है भाई मीठा। तो यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही कहलाता है विशेषण शब्द। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जैसे वह चलता है, मान लीजिए कह दीजिए राम चलता है या राम जाता है, ठीक, राम जाता है, तो ये करता है, ये क्रिया है, ठीक। अब करें क्रिया की विशेषण, तो राम धीरे धीरे चलता है या राम धीरे धीरे जाता है। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए। क्रिया तो हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है? राम तो जा रहा है, लेकिन अब क्रिया की विशेषता क्या है? राम धीरे धीरे जा रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता है। जिससे घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। तो एक तरफ देखिए कर्ता क्या है? घोड़ा है। क्रिया क्या है? दौड़ता है। जिससे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या हो गया? कर्ता हो गया। दौड़ता क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अगर ये कहा जाए तब घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, जब इस कहा जाए तो क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत तेज। यही होता है क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, ठीक। जैसे अब शब्द योगी जो विभिन्न शब्दों के योग से बना होता वही शब्द। जैसे वृक्ष के चारों ओर बगीचा है, वृक्षात वृक्ष के विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, ठीक। तो ये देखिए यहाँ विद्यालयम उद्यानम परितः अस्ति, यहाँ पर कई चीज मिलकर जो बनती है वही क्या होता है? शब्द योगी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिंग। उद्गार बोधक क्या होता है? जो किसी चीज से उद्गित होता है, जो किसी चीज से उद्गित होता है उससे हम कहते हैं उद्गार बोधक, ठीक। जैसे संस्कृत भाषा में जिन चीजों का रूप नहीं बदलता, तो उससे जैसे आश्चर्यजनक, अहो वह मर गया, ये क्या हो गया? उद्गार हुआ। अहो वह मर गया, आहा मैं जीत गया। तो ये सब क्या होते हैं? उद्गार बोधक होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने आपको बताया था लिंग। ये इन सब चीजों की आवश्यकता अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत पड़ेगा। किन किन चीजों के शुद्धता के उच्चारण में, वाचन के उच्चारण में किन किन चीजों का प्रयोग पड़ता है? लिंग। तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन से? अभी हमने बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्री कहते हैं, जिससे नपुंसक लिंग का जिससे पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों न पाए जाए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उदाहरण ये हमने दिया था, जैसे मान लीजिए राम, कृष्ण, सूर्य, अग्नि, चक्र आदि क्या है? पुल्लिंग। सीता, गीता, रीता इत्यादि जो सारी चीजें हैं, रमणी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। उद्यानम, ईश्वर, क्षीरम, क्षेत्रम, तम आदि क्या है? स्त्रीलिंग। ये तो हमने आपको बताया था। और वचन ये हो गया लिंग। लिंग कितने होते हैं? 3, सबको बताए हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि भाई कह रहा है कि अनिवार्य संस्कृत में, तो अनिवार्य संस्कृत में तो बोलने के लिए, लिखने के लिए इन सब चीजों की प्रमुखता से स्थान है। लिंग के बाद आ गया वचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए, जिससे एक संख्या का बोध हो एक वचन, जिससे दो संख्या का बोध हो दो वचन, जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध होता हो क्या कहलाते हैं? बहुवचन। जैसे रामः, रामौ, रामा। अब देखिए, एक राम, दो राम, बहुत से राम। संस्कृत में इन सब चीजों की बहुत प्रमुखता से स्थान है। वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। अगर एक संख्या रहेगा तो एक वचन, दो संख्या रहेगा दो वचन, दो से अधिक संख्या रहेगा तो वचन। उपसर्ग ये हुआ। अब किन चीजों का आवश्यकता पड़ता है? उपसर्ग। पिछली कक्षाओं में हमने 22 उपसर्ग के बारे में बताया था। प्र, प्रा, अप, सप, नित, नीर, दुस, दूर, नि, वी, किस, वह, ऐसे करके कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22। उपसर्गों का काम क्या होता है? उपसर्ग धातुओं के साथ मिलकर, देखिए नेक्स्ट हमारा है उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्ग की संख्या 22 है। पहला कौन है? प्रासुर्ग निरीकृत व तक होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग धातुओं के साथ मिलकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही कहते हैं उपसर्ग। कहने का मतलब उपसर्ग धातुओं को दूर तक ले जाते हैं। दूर तक पिछले के साथ पढ़ा था, दूर तक मतलब तो उसके बदल देते हैं। जैसे हार है, हार का मतलब जो गले में पहना जाता है। विहार, विहार मतलब जहां आनंद लिया जाता है। प्रतिहार, ठीक, प्रतिहार। प्रतिदिन, दिन तो था ही, प्रस्तर लगा दिए, प्रतिस्तर क्या हो गया? प्रतिदिन। दिन दिन बराबर प्रतिदिन, यही होता है उपसर्ग। ठीक, तो उपसर्ग लगने से धातुओं का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। या तो ये शब्द के अर्थ को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। जैसे हमने कहा था ना, उपसर्ग पूछता जरूर है एग्जाम में। पुत्र होता है, पुत्र नाम, नॉर्मल पुत्र, सामान्य पुत्र सभी होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर कुपुत्र लगा देता, पुत्र के अर्थ को नीचे कर देता है। जो अच्छा पुत्र ना हो नीचे। अगर यहीं पर हम यहाँ कह दें कि भैया सुपुत्र, सु मतलब अच्छा होता है, ये पुत्र के अर्थ को और बढ़ा देता है। यही होता है उपसर्ग। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब और क्या होता है अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत? देखिए, संधि। संधि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। संधि के माध्यम से देखते हैं कभी कभी संस्कृत में बहुत लंबे लंबे वाक्य हो जाते हैं। तो इन्हीं संधि और समास के माध्यम से हम वाक्यों को तोड़ते हुए पढ़ते हैं और शुद्ध पढ़ते हैं। तो जहाँ भी संस्कृत में अगर संधि हुआ तो तुरंत वहीं पर हम उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। किसको जोड़ता है शब्द? देखिए, संधि की परिभाषा क्या है? पढ़े हैं सब लोग। दो वर्णों के मेल को, सार्थक शब्द होने चाहिए। दो वर्णों के मेल, दो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। और वर्ण कैसे होने चाहिए? संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे सिंपल है हिमालय। मान लीजिए, देखिए शब्द का अर्थ निकलना। सार्थक शब्दों की बात हमने यहाँ पर किया है कि शब्द सार्थक होना चाहिए। नहीं कहीं को कैसे कमल, तो भैया कमल का शब्द विच्छेद। अरे जब इन चीजों को तोड़ेंगे, इसका कोई सार्थक शब्द होगा तभी उसका अर्थ निकलता है। ठीक, तो हिमालय होता है हिम प्लस आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब
घर, जहाँ बर्फ का घर उसे क्या कहते हैं? हिमालय। देखिए अब यहाँ कैसे मेन चीज है हिमालय, ऐसे हिम प्लस आलय, जहाँ पर बर्फ का घर हो उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। विद्यालय, जहाँ विद्या का घर उसे कहते हैं विद्यालय। ठीक, तो देखिए अब ऐसे मूल रूप, लेकिन यहाँ पर अ था शुरू में और लास्ट में यहाँ इसमें अ मिला, अ प्लस अ बराबर आ, इन सब एक चीज़ों का यहाँ हो गया क्या? विघटन। चीज़ वही था, सिर्फ क्या हो गया हमने इसे संक्षेप में कर दिया, तो ये इधर इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया? हिमालय। ठीक, ये होता है संधि। ये अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो संधियाँ बहुत मिलती हैं, प्रमुख रूप से यही की भूमिका होती है। जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं तो हम संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, अब विच्छेद, अगर हम उसी चीज़ को अलग अलग कर दें, जैसे यहाँ हिमालय है, ये संधि है, अगर संधि विच्छेद करना हो तो हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देख लीजिए, संधि के भेद, इनके 3 भेद बताए गए हैं। ठीक, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये सब पाणिनि द्वारा दिया गया चीज़ है। संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है उसमें इन सब चीज़ों की बहुत ही विस्तार से चर्चा, ये सब पाणिनि महोदय का दिया हुआ सब चीज़ है। ठीक, तो स्वर संधि, स्वर के मतलब जहाँ स्वरों स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन मतलब जहाँ मानिए व्यंजन व्यंजन का बोल होता है उसे व्यंजन कहते हैं, स्वर में भी कभी कभी होता है। विसर्ग मतलब जहाँ ये दोनों का मेल आपस में बने, तीसरा ये विसर्ग। स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसे अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। व्यंजन संधि क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हल संधि। क्या कहते हैं? हल संधि। और ये अल संधि, स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाता है उसे कहते हैं अल संधि। ठीक, तो ये था हमारा संधि। संधि का भी बहुत प्रयोग होता है अनिवार्य संस्कृत में, चाहे शुद्ध उच्चारण हो, चाहे वाचन हो, चाहे लेखन। इन सब के बिना काम नहीं चल सकता। अब नेक्स्ट है संधि के बाद समास। समास की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें। अब देखिए संधि और समास में क्या अंतर है? इसका भी अर्थ होता है समसमन संक्षेप करना, समसमन समास है, जो संक्षेप कर दे, जो बड़े बड़े शब्दों को छोटे शब्द में ले आकर कर दे, वही होता है समास। अब वहाँ 2 वर्णों के मेल को संधि कहते थे, यहाँ 2 शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द, 2 शब्दों के मेल के जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, वहाँ 2 वर्णों के लिए संधि और समास, देखिए अंतर क्या है? संधि में यहाँ पर वर्ण होता है, जहाँ शब्द होता है वहीं क्या होता है? वर्ण होता है। 2 वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास
दो शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, समास होते कितने प्रकार के हैं? समास के विषय में कोई निश्चित नहीं, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 4 है, ठीक, कोई कहते हैं 4 और 6। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने समास के 6 भेद बताए हैं। कपिल देव द्विवेदी ने समास के कितने बताए हैं? 6। कौन कौन से कपिल देव द्विवेदी के अनुसार? देखिए, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, इन्होंने 6 समासों की चर्चा की है। इनके अनुसार समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठा है बहुब्रीहि समास। यही समास के मुख्य रूप से 6 भेद बताए गए हैं। ठीक, देख लीजिए, समास के डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने 6 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब प्रत्यय निष्ठ होता है। प्रत्यय, प्रत्यय का कार्य क्या होता है? देख लीजिए एक बार फिर से, समास के 6 भेद हैं स्क्रीन पर। अभी आपने उपसर्ग पढ़ा, उसी का ही है मिला जुला रूप प्रत्यय। उपसर्ग कभी कभी पूछता है, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होता है उस शब्द के बाद भी लगता है। उपसर्ग काम ही था शब्दों के अर्थ को बदल देना, और प्रत्यय का भी काम है शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देना। प्रत्यय ये शब्द के बाद में लगता है। ये कहाँ लगता है? शब्द के बाद में। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। शब्द के बाद में। जैसे धार्मिक है, ठीक, धर्म था, धर्म में एक प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या बन गया? धार्मिक। ठीक, तो यही प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय होता है, कृदंत। दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत ये धातुओं के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? धातुओं के साथ। और तद्धित ये क्रिया संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के साथ जुड़ता है। संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के साथ जो जुड़ता है वही होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब नेक्स्ट है, अब ये सब चीज हो गए मोटे मोटे तो एक निवास संस्कृत,
अब इसके बाद जो होता है, जो संस्कृत में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अनुस्वार और विसर्ग। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। यानी कहने का मतलब यह है, अनिवार्य संस्कृत में, ये अनिवार्य संस्कृत है, ये है, इसमें अनुस्वार, ठीक, विसर्ग, हलंत आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण करना। ठीक, कोई भी शब्द होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप किसी भी शब्द को, मान लीजिए कोई भी भाषा हो, किसी भाषा का प्राण उसका शब्द उच्चारण ही होता है। अगर आपने सही से शब्द उच्चारण नहीं किया तो उस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आप सही से उसको बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे कुछ और सामने वाला लिखेगा कुछ। यही होता है शुद्ध उच्चारण। तो किसी भी भाषा का प्राण उसका क्या होता है? शब्द होता है, वाक्य रचना होता है, और किसी भी भाषा में उसका सबसे जरूरी है ध्वनि, ताल और लय। अगर ये सब चीज़ नहीं होगा, ताल और लय नहीं होगा, तो उस भाषा का आनंद ही नहीं आएगा। कोई भी चीज़ हो, जब तक सुर ताल लय न हो उसका आनंद ही नहीं। साथ ही साथ उस भाषा का उतार चढ़ाव हो, आरोह अवरोह हो। जब तक आरोह अवरोह नहीं होगा तब तक वो भाषा आप शुद्ध बोल ही नहीं पाएंगे। अन्य भाषा की तरह संस्कृत भाषा का भी एक प्रभाव है। कहाँ? किसी भी शब्द के उच्चारण में संस्कृत भाषा का भी एक प्रभाव है। संस्कृत भाषा में देखते हैं, हमने कहा कभी कभी लंबे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो एक से अधिक शब्दों के संध के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जो शब्द के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और संधि बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, तथा उसमें क्या किया जाता है? हलंत, अनुस्वार, विसर्ग, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब ये सब चीज़ रहेंगे और जब इसको आप अच्छे से न लिखेंगे, जब लिखेंगे नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो वाचन नहीं कर पाएंगे, वाचन नहीं कर पाएंगे फिर तो आप लेखन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अनिवार्य संस्कृत के अंदर क्या पढ़ना जरूरी है? अनुस्वार, अनुस्वार। अभी टॉपिक क्या चल रहा है आपका? अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है? अनुस्वार स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है। जैसे रामम गच्छत, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो संस्कृत के स्टूडेंट है जानते होंगे, मोनुस्वार है ये। और जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का चिन्ह ऐसे ही होता है। ये मान लीजिए स्वर हो, इसी के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण म और न की तरह होता है, खासतौर पर म की तरह ही होता है उच्चारण। तो मोनुस्वार क्या कहता है? पद के अंतिम म को एक ऐसे राम लिखा जाता है, एक ऐसे भी लिखा रामम गच्छत। इसमें से सही क्या है? सही ये बता रहा है मोनुस्वार, पद के अंतिम म को अनुस्वार हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो। तो यहाँ व्यंजन था, इसलिए इस पद को क्या हो गया है? अनुस्वार हो गया। ठीक, तो अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है? कभी कभी पूछता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है? स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है। और अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो किसके तरह होता है? म और न की तरह होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कम लिखना है, कम। अब इसका अगर तोड़े तो किन के रूप से बना है? क प्लस अ प्लस अनुस्वार। ठीक, ये इसका वास्तविक रूप है। किम,
कि मान लीजिए ऐसा लिखा है तो क्या होगा, क प्लस ई प्लस अनुस्वार, ठीक। तो ये क्या हो गया, अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, इसका चिन्ह या निशान कहीं पूछता है, अनुस्वार का चिन्ह या निशान क्या होता है, ये होता है, ऊपर हो गया जो बिंदी होता है, एक चंद्र बिंदी होता है, उससे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदी। ये अनुस्वार हो गया, उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसका चिन्ह या निशान क्या होता है, ये ऐसे होता है, किसी स्वर के ऊपर ऐसे लगा, चंद्र बिंदी। क्यों इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा ऐसे बनता है, चंद्रमा के ऊपर बिंदु लगा, तो इसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक। इसका प्रयोग भी किसी किसी संधि में न तथा म के स्थान पर होता है। और ये क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से कहीं पूछता है, तो वर्गों के या वर्णों के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5, हमने पढ़ा था ना आपको, वर्ग 5 होते हैं। पांचवें वर्ग का प्रत्येक 5वां अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ अंग ञ ड़ न म, वर्ग के 5वें अक्षर है ये, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ म भ म, यही अनुनासिक वर्ण है। मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाता है, तो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक। अनुनासिक वर्ण कभी कभी पूछता है अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, तो वर्गों का 5वां अक्षर अर्थात अंग ञ ड़ न म, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक। विसर्ग देखिए, नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह या निशान क्या है, विसर्ग का चिन्ह का ये 2 बिंदु जो लगे रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का काम क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे, खासकर मान लीजिए स्वर के आगे जब 2 बिंदु रख देते हैं तो उसे कहते हैं विसर्ग, और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे राम, राम है नहीं, इसका चिन्ह निशान आगे, क्यों कहा स्वर के आगे, क्योंकि राम को जब तोड़ेंगे, राम प्लस आ प्लस मा प्लस अ प्लस विसर्ग, यही है। तो किसी शब्द के किसी स्वर के आगे जो बिंदु लगाया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक। अनुस्वार, अभी आपने अनुस्वार पढ़ा ना, अनुस्वार के समान, अनुस्वार कहाँ लगा जाता है, अनुस्वार स्वर के ऊपर लगा जाता है, और अनुस्वार के समान विसर्ग कहाँ लगा जाता है, विसर्ग स्वर के बाद ही लगाया जाता है, ठीक। तो अनुस्वार के समान विसर्ग भी स्वर के बाद ही लगाया जाता है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान किसके तरह होता है, हा की तरह होता है, जैसे राम है, कृष्ण है, हा आया कि नहीं, जैसे कह, कह का क्या होगा, क प्लस अ प्लस विसर्ग, हुआ कि नहीं। और जैसे मान लीजिए दुह, दुराचार दुष्चरित ना होता है ना, दुह, दुह क्या होता है, द प्लस उ प्लस विसर्ग, ये हो गया आपका दुह। यानी देखिए स्वर के बाद ही लगाया जा रहा है, दु है द प्लस उ प्लस विसर्ग। तो व्यंजन का भी, अब देखिए संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, अक्सर पूछता है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है,
जो जैसे बोला जाता है हूबहू वैसे ही लिखा जाता है। जैसे क का उच्चारण क ही है, कैट की तरह नहीं। कैट अभी हमने बताया ना, कैट है, कैट का स्पेलिंग CAT कैट होता है, अभी उससे पहले सेट हो जाए। लेकिन यहाँ ये किस लिपि में है? ये रोमन लिपि में है। ये रोमन लिपि में लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। देवनागरिक लिपि की विशेषता है, जो जैसे लिखा जाता है हूबहू वैसे ही उच्चारण की जाती है। यही इस लिपि यानी देवनागरिक लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। संस्कृत ध्वनियाँ जैसे अरबी लीजिए, फारसी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए तथा अन्य जितने भी यूरोपीय भाषाएं हैं वैसे ऐसे अक्रमबद्धता नहीं है। इस भाषा में क्रमबद्धता है, एक एक क्रम से लिखा जाता है, एक एक क्रम से पढ़ा भी जाता है। और ये किस पर आधारित है? हमारे वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। वैज्ञानिक क्या कहता है? विज्ञान कहता है कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और क्या हो, क्रमबद्धता हो, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। और वही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो संस्कृत भाषा अपने आप में परिपूर्ण भाषा है। ठीक, तो संस्कृत वार्ता में संस्कृत वर्णमाला क्रमबद्धता देखिए, संस्कृत वर्णमाला की क्रमबद्धता। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था, स्वर अ से लेकर जितने भी भाषाएं हैं, ठीक, अ से लेकर जितने भी भाषाएं हैं वो सब अ से लेकर ग तक किसी न किसी शब्द का उच्चारण स्थान जरूर होता है। तो आज हम यहीं पर चर्चा करते हैं। अब अनिवार्य संस्कृत के अगली कक्षाओं में हम आपको ले चलेंगे क्रमबद्धता की ओर कि वास्तव में अगर संस्कृत वर्णमाला है तो क्या वास्तव में क्रमबद्धता है? स्वर से लेकर व्यंजन एक एक शब्द का इस जिह्वा से हो या कंठ से हो या ताल से हो, चाहे उदात्त हो, चाहे एक एक चीज का स्पष्ट उच्चारण स्थान है और वो वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी मिलता है। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा और इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत की ही सारी चीज़ होती है। क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के माध्यम से हुआ है, इसलिए हिंदी जानने से पहले संस्कृत में कुछ अनिवार्य चीज़ हो जिसको जान लेना अति आवश्यक है। और हमने इन सारी चीज़ों को आपको सामने रखे भी हैं एक एक क्रमबद्ध से। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।